Hello friends, welcome to आयत क्लासेस। इन आवर लास्ट लेक्चर हमने अपना सेकेंड यूनिट स्टार्ट किया था पॉलिटिकल साइंस का, दैट इज़ की कंसेप्ट एंड इश्यूज सिंस 1991 दैट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। हमने उसमें व्हाट इज़ मीन बाय मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन देखा था। देन सेकेंड थिंग इश्यूज लाइक इकोनॉमिक इशू हमने डिस्कस किया था। देन उसमें इस्टेब्लिशमेंट ऑफ WTO, देन व्हाट इज़ मीन बाय ट्रिप्स लाइक दैट इज़ ट्रेड रिलेटेड आस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इन सारी चीज़ों को हमने डिटेल में देखा था। देन इंटरनेशनल स्टेज पर नॉन स्टेट एक्टर किस तरीके से काम करते हैं। देन इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी, पोजीशन ऑफ स्टेट हाउ चेंज्ड इन ग्लोबल वर्ल्ड। इन सारी चीज़ों को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस ह्यूमन राइट इश्यूज रिलेटेड इन इंटरनेशनल रिलेशन। तो फ्रेंड, सबसे पहले हमें यहाँ पर ये समझ लेना ज़रूरी है कि हर एक कंट्री के लिए जो राइट्स है, हर इंडिविजुअल के हिसाब से वो राइट्स अलग होते हैं। जैसे कि जो डेवलप कंट्रीज़ है और फर्स्ट वर्ल्ड और सेकेंड वर्ल्ड वाली कंट्रीज़ है, उनके लिए उनके जो राइट्स होंगे, ह्यूमन राइट्स होंगे, वो सारी चीज़ें अलग होंगी एज़ कम्पेयर टू अंडर डेवलपिंग थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़। बिकॉज ऐसी सोसाइटी जहाँ पर हम एक छोटे से एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं। जैसे कि ऐसा कोई इंडिविजुअल जिसने उसके ट्रेडिशंस ने अनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीज़ों को फेस किया है, उसके लिए राइट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें उतनी मायने नहीं रखती, बल्कि सोशल जस्टिस उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि ह्यूमन राइट्स हर वर्ल्ड के लिए और हर कंट्री के लिए अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में अलग एक अपना ही इम्पोर्टेंस रखता है। देन इंटरनेशनल स्टेज पे देखा गया कि 1990s के बाद सोसाइटी में और वर्ल्ड में ह्यूमन राइट्स को लेकर ज़्यादा कंसर्न देखने के लिए मिला। देन ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर अलग अलग कंट्रीज़ का हमने देखा था कि लास्ट लेक्चर में, लास्ट ही टॉपिक में, कि अलग अलग कंट्रीज़ ने इंटरवेन करना स्टार्ट किया था ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शंस के लिए। देन जो जैसे कि हमारी दो ट्रीटीज़ है, लाइक इंडस वाटर ट्रीटी विथ पाकिस्तान, देन फराक्का एग्रीमेंट विथ बांग्लादेश, जिसमें जो हम गंगा और इंडस रिवर, इन दोनों रिवर्स के ऊपर हमने बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ ट्रीटी साइन की है। और ये रिवर्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर को लेकर डिस्प्यूट ना हो, क्योंकि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, वो वहाँ की कंट्री के लोगों का वो बेसिक राइट है दैट दे मस्ट गेट मिनिमम वाटर, और उनकी ज़रूरतों के लिए उतना वाटर एटलीस्ट उनको मिलना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के लिए कुछ डिस्प्यूट ना हो, तो इसलिए हमने वो ट्रीटी साइन की है। देन एमनेस्टी इंटरनेशनल, देन ग्रीन पीस है, इन जैसा अलग अलग NGOs है जो इंटरनेशनल स्टेज पर ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन के लिए अपने वॉइस को राइज करते हैं, और इंटरनली और एक्सटर्नली गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं। स्पेशली हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन जो जम्मू एंड कश्मीर में होता है, तो वहाँ पर कश्मीर में जब ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, तो स्पेशली एमनेस्टी, ये सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है जो वहाँ पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है उसको लेकर इस इशू को गवर्नमेंट को सामने लेकर आते हैं और वर्ल्ड के सामने लेकर आते हैं। देन थर्ड थिंग दैट इज़ चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट डिज़ास्टर। ये रशिया का वो पार्ट है जहाँ पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था, और इसके बाद वहाँ की वो सिटी टोटली आप बोल सकते हैं कि डेजर्ट हो गई। वहाँ पर आज भी पॉपुलेशन नहीं बसती है उस पावर प्लांट से सैकड़ों मील दूर तक। तो ऐसा इन फ्यूचर में ना हो, तो बहुत सारी जगह इसको लेकर ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर अलग अलग NGOs अपनी आवाज़ें उठाते हैं, और एक पर्टिकुलर गाइडलाइंस और लिमिटेशंस रखे गए हैं कि इन लिमिटेशंस को फुलफ़िल करने के बाद ही आप उस पर्टिकुलर प्लांट को, उस प्रोजेक्ट को वहाँ पर इस्टेब्लिश कर सकते हैं। देन देर इज़ अ नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो मेधा पाटकर जी ने जिस मूवमेंट को लीड किया था गुजरात में। तो उस वक्त जो अलग अलग डैम्स वगैरह बनाने का जो प्लान किया गया था, तो उसकी वजह से वहाँ के जो लोकल पीपल थे उनका जो रिहैबिलिटेशन करना था, गवर्नमेंट उसके लिए उतनी क्लियर नहीं थी। तो उन सारी चीज़ों को लेकर देन उसकी वजह से, उस प्रोजेक्ट की वजह से, जो मेगा प्रोजेक्ट्स और मेगा बिग डैम्स जो बनने वाले थे उस प्रोजेक्ट में, तो वहाँ उस प्रोजेक्ट और उन डैम की वजह से वो पर्टिकुलर एरिया अर्थ प्रोन जोन हो जाएगा। देन वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो टोटली कोलैप्स हो जाएगा। तो उन सारी चीज़ों को बचाने के लिए ये मूवमेंट किया गया, और इस मूवमेंट को वर्ल्ड बैंक ने भी सपोर्ट किया था। देन आफ्टर दैट वी कैन सी के
अलग अलग, जैसे कि तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट है, देन जैतपुर, इन सारी जगहों पर अलग अलग एनजीओज और पॉलिटिकल पार्टीज़ ने पावर प्लांट के एस्टेब्लिशमेंट को अपोज किया है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती है। और इन ऑल द अबाउ केसेस द स्टेट्स sovereignty was challenged by these groups. These are some of the challenges that the state faces from within and from without. तो हम बोल सकते हैं कि ये सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारे स्टेट की सॉवरेनिटी की पावर को इंटरनली और एक्सटर्नली प्रेशराइज और चैलेंज करते हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें होने के बाद भी स्टेट का इम्पोर्टेंस नहीं कम होता है। तो हम वो कैसे देख सकते हैं? तो फर्स्ट वी हैव टू सी द फीचर्स ऑफ स्टेट, दैट इज़ द मेन एलिमेंट्स आर टेरिटरी, सॉवरेनिटी एंड पीपल। टुडे आज भी देख सकते हैं कि टेरिटरी ऑफ अ स्टेट स्टिल रिमेन्स इंटैक्ट। State still talk of nationalism and national integration. The concept of sovereign government also continues to exist. It is true that some of its powers have reduced due to the international treaty obligations, but the authority of the state remains. The rise of ethnic nationalism and the demand for self-determination has led to the creation of new world states. बट इन सारी चीज़ों को हमने देखा कि लास्ट लेक्चर में भी कि इन सारी चीज़ों के बेसिस पर ही नए स्टेट्स का इमर्जेंस हुआ था आफ्टर कोल्ड वॉर। और यहाँ पर एक चीज़ समझना ये ज़्यादा ज़रूरी है कि स्टेट कितनी स्ट्रांग है और स्टेट मैटर करती है नहीं, और ग्लोबलाइजेशन के जो चैलेंजेस है वो उनको किस तरीके से फेस करेगी और इन चैलेंजेस को किस तरीके से टैकल करेगी। तो उसके इंस्टीट्यूशन और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस मैटर करते हैं, वो कितने कैपेबल है इन सारे चैलेंजेस को टैकल करने के लिए, लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, ये सारे इंस्टीट्यूशन कितने हद तक लोगों के पास पहुँचे हैं। तो यही चीज़ हमारी कंट्री के और किसी भी स्टेट के इस्टेब्लिशमेंट को इस ग्लोबलाइजेशन के पीरियड में स्टेबल कर सकते हैं। देन the popular assumption that the emergence of global civil society and the increasing levels of cross-border trade, finance and investment flows have made the state irrelevant is wrong. तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो assumption है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से, देन सिविल सोसाइटी के इन्फ्लुएंस की वजह से, देन क्रॉस बॉर्डर ट्रेड और फाइनेंस का जो इंटरडिपेंडेंसी और कनेक्टिविटी की वजह से जो स्टेट का इंपॉर्टेंस था वो कम हो गया। तो वो बोलना ये स्टेटमेंट बोलना ये रॉन्ग है। देन नेक्स्ट वन इज़ अवर आइडियोलॉजिकल इश्यूज दैट इज़, हमने देखा कि कोल्ड वॉर के बाद ड्यूरिंग कोल्ड वॉर हमारा जो वर्ल्ड है वो दो आइडियोलॉजिकल बेसिस पर दो ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया था। दैट इज़, वन इज़ सपोर्टेड बाय और लेड बाय कम्युनिस्ट रिजिम, देन अदर वन इज़ लेड बाय कैपिटलिस्ट रिजिम। कैपिटलिस्ट रिजिम जहाँ पर जो मार्केट है उसको कैपिटलिस्ट और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो लोग होल्ड करते हैं, बट कम्युनिस्ट रिजिम उसको बोल सकते हैं, कम्युनिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम उसको बोल सकते हैं जहाँ पर पब्लिक को और गवर्नमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो इस तरीके का इकोनॉमिक सिस्टम हमें देखने के लिए मिलता है इस फेज़ में। बट आफ्टर सम टाइम लाइक 1991 जो हमने हमारी कंट्री में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन लेकर आया, तो उसके और ये चीज़ सिर्फ इंडिया में नहीं हुई बल्कि दूसरी कंट्रीज़ ने भी इस चीज़ को अडॉप्ट किया, लाइक जिसे बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी हम सिंपली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मार्केट की डिमांड के हिसाब से ही वो मार्केट का प्रोडक्शन और रेटिंग वगैरह चलेगी। तो ये चीज़ हमें यूएस में भी देखने के लिए मिलती है, देन चाइना में जो सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है वहाँ पर भी देखने के लिए मिलती है, और स्पेशली बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हमें वर्ल्ड में देखने के लिए मिलता है आज के फेज़ में जो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्टेक्स्ट है। देन टेक्नोलॉजिकली हम बोल सकते हैं कि जो हमारा इनिशियल स्टेज था, एक दौर था कि हमारे घरों में रेयरली ब्लैक एंड वाइट टीवी होती थी। देन उस टीवी में हार्डली एक चैनल आता था जिसे हम DD1 या दूरदर्शन के नाम से जानते थे, और अगर आप किसी पर्टिकुलर महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो मुंबई बेस्ड एक आपका रीजनल मराठी चैनल वहाँ पर एक होता था। तो इस तरीके के दो चैनल्स हमारे टीवी में होते थे। बट आफ्टर 1990s जब CNN ने यहाँ पर इंडिया में आया तो उसके बाद हमारे चैनल्स बढ़ने लगे। देन सैटेलाइट का इन्वेंशन हुआ है तो अलग अलग चैनल्स आने लगे। देन एक वक्त था कि जहाँ पर हमें लॉन्ग डिस्टेंस अगर बात करनी है तो हमें
ट्रंक कॉल्स करने पड़ते थे या पोस्ट ऑफिस में जाकर वहाँ से लोग कॉल करते थे। बट आफ्टर दैट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द सब्सक्राइबर ट्रंक लाइन, दैट इज़ एसटीडी। एसटीडी के आने के बाद हम लोग, उस वक्त भी उतना रिलैक्सेशन नहीं था, बट फिर भी बोल सकते हैं कि हमें उतना ट्रंक लाइन या जो कॉस्ट थी कॉल करने के लिए वो कम हो गई थी। तो हम लोग एक डे स्पेसिफिक करते थे जाकर वहाँ पर एसटीडी के बाहर बूथ पर नंबर लगाकर बात करने के लिए। बट आज हम प्रेजेंट में देखेंगे तो प्रेजेंट में हर हर फैमिली में 6 से 7 फ़ोन आपको मिलते हैं, वो भी स्मार्टफोन के आपके हाथ में। देन कम्युनिकेशन का जो सिस्टम था वो सोशल नेटवर्किंग ज़्यादा बढ़ गया है इंटरनेट की वजह से, इंटरनेट के आने की वजह से। दैट इज़, वो बोल सकते हैं कि हमारे सोशल नेटवर्किंग एक्टिविटीज़ लाइक ट्विटर, स्काइप, व्हाट्सअप, फेसबुक, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई है इंटरनेट के आने की वजह से। देन द टेक्नोलॉजीज ऑफ द इंफॉर्मेशन एज आर बाय देयर नेचर ट्रांसनेशनल। मोबाइल फ़ोन्स, सैटेलाइट्स, टेलीविज़न एंड द इंटरनेट ऑपरेट रिगार्डलेस ऑफ बॉर्डर्स। ये सारी चीज़ें बॉर्डर के बियॉन्ड बॉर्डर ऑपरेट की जाती है। दिस हैज़ फैसिलिटेटेड द ग्रोथ ऑफ ट्रांस बॉर्डर ग्रुप्स, बॉडीज़ एंड institutions ranging from non-governmental organizations and transnational corporations to international criminal and terrorist organizations. The state have found it difficult to control and restrict the operations of trans-border groups and organizations. आज प्रेजेंट में हम देख सकते हैं कि हर कंट्री इस चीज़ को डील कर रही है कि हम साइबर सिक्योरिटी को कैसे लेकर आए और उस साइबर इंटरनेट पर हम अपनी कंट्री को कैसे सिक्योर करें। हम बॉर्डर पर तो जो एनिमी हमें प्रेजेंट में हमारे सामने, हम उसको देखकर उसको मार सकते हैं या उसको टैकल कर सकते हैं, उस डिफ़िकल्टी को टैकल कर सकते हैं। बट इंटरनेट में वो सामने वाला बंदा या जो भी है वो आपके सामने नहीं होता है, वो कहीं और वर्ल्ड के एक कोने में बैठा होगा। बाय यूजिंग इंटरनेट वो दूसरे हिस्से में उस चीज़ को ऑपरेट करता है। तो ये चीज़ें पॉजिटिवली भी लोग इस्तेमाल करते हैं, निगेटिवली भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। जिस चीज़ को हमें अरब स्प्रिंग मूवमेंट में भी देखने के लिए मिली, जो इजिप्ट में की गई थी, वहाँ पर फेसबुक, उस चीज़ को फेसबुक रिवोल्यूशन भी कहा जाता है। उस रिवोल्यूशन को लाने के लिए फेसबुक मूवमेंट और फेसबुक का और सोशल नेटवर्किंग साइट्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था। देन अदर आस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, दैट इज़ सोशल एंड कल्चरल इशूज़। द रिवोल्यूशन इन global media and the easy access to the internet has made the people aware of what is happening globally. This, along with the movement of the people within the country and the world, has had an impact on the society and culture. We see the emergence of what is called global composition, a cosmopolitan culture. हमने आज आज जो प्रेजेंट सोसाइटी है इसमें देखा है कि एक तरीके से अमलगमेशन ऑफ कल्चर्स हो गया है। वर्ल्ड के कल्चर, जैसे कि हमारे स्पेशली महाराष्ट्र का जो ट्रेडिशनल फूड है, बोल सकते हैं कि वो हमारा मिसल पाव, देन वड़ा पाव, ये सारी चीज़ें हमारे ट्रेडिशनल फूड्स में आती है। मीन्स जो एक कॉमन पीपल जो उसको खाते हैं। बट आज हम देखेंगे कि जो फास्ट फूड का जो कंजम्पशन है वो सारी चीज़ें बढ़ती जा रही है, जैसे कि बर्गर किंग, पिज़्ज़ा, ये सारी चीज़ें आपको मार्केट में ज़्यादा मिल रही है। देन आपको जो दिवाली ईद सेलिब्रेशन का जो ट्रेडिशन था वो सारी चीज़ें चेंज हो गई। पहले एक दिया और आज तो चाइना लाइट्स, वो दूसरी सारी चीज़ें आती है। तो इस तरीके से ये ट्रेडिशन चेंज हो, कल्चरली हम ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट होता है। देन आप देख सकते हैं कि जो पर्सनल लाइफ स्टाइल है उसमें भी आपको चेंजेस मिलते हैं। क्लॉथिंग स्टाइल है, वो सारी चीज़ें आपको चेंज मिलती है। देन सेलिब्रेशन ऑफ मदर्स डे, फादर्स डे, फ्रेंडशिप डे, ये सारी चीज़ें वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्नाइजेशन ऑफ कल्चर का, ये वेस्टर्नाइजेशन ऑफ कल्चर है। देन हम बोल सकते हैं इसमें नेक्स्टिंग एक चीज़ और समझने के लिए कि जो इंडिविजुअलिज्म और मटेरियलिज्म, ये दोनों चीज़ें हमारी सोसाइटी में ज़्यादा देखने के लिए मिलती है और इस ग्लोबल कल्चर में ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। लाइक जो ट्रेडिशनल फैमिलीज़ थे, जो एक तरीके से बड़ी फैमिली होती थी, वो आज न्यूक्लियर फैमिली हो गई है। एक छोटी छोटी कंपोनेंट्स, हम दो हमारे दो, इस तरीके की फैमिली हो गई है। और आप बोल सकते हैं कि हम दो हमारा एक, इस तरीके की फैमिली हो गई है। तो ये सारी चीज़ें, देन अर्बनाइजेशन, ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती है इंटरनेशनल और ग्लोबलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में। देन आई वांट माय प्राइवेसी, दिस इज़ माय पर्सनल स्पेस। देन और ये सारी चीज़ें हमें राइट फ्रॉम द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन टू एल्डरली पीपल, इन सारे लोगों में ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती है। मीन्स हर एज के लोग ये सारी चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं। सिमिलरली द टेंडेंसी टू स्पेंड बियॉन्ड वंस फाइनेंशियल मीन्स हैज़ इंक्रीज ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द क्रेडिट कार्ड्स।
through the private sector as it has the financial capability. There is a serious financial limitations on what services the government can provide, but there are also negative aspects. There is the fear that the welfare activity that the state provides would come to an end. There is also the fear that international competition would cripple local business, especially small business. In the field of agriculture, the fear is that the small and marginal farmer would not be able to compete with the big corporations. In reality, India's biggest problem is attitude and mindset. So how India has identified all foreign capital and trade with its history of imperialist dependency. Then independence meant autonomy and self-reliance. India's opposition to liberalization has roots in its ideology of anti-imperialism. India's socialist and capitalist are both hostile to liberalization, the former for ideological reason, the latter because of the fear of losing the traditional protection that they have enjoyed in India. In the long run, it is for the Indian state to protect its core value and ensure that the welfare net is maintained so the marginalized and the underprivileged people do not suffer. ये सारी चीज़ों को कॉन्टेक्स्ट इन सारी चीज़ों को कॉन्टेक्स्ट में रख कर हमें ग्लोबलाइजेशन के एज में प्रिवेल करना पड़ेगा और एग्जिस्ट करना ज़रूरी है किसी भी कंट्री के लिए. तो दोस्तों हमारा ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर दैट इज़ द की कंसेप्ट एंड इशूज सिंस 1991 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है. कंसेप्चुअल लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे चैनल आयत क्लासेस को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें. थैंक यू फ्रेंड्स.